तो आज शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर आपका मैथमेटिक्स का। ये शायद फोर्थ चैप्टर है क्या? फोर्थ चैप्टर है ये। इसके पहले 3 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है डिटरमिनेंट यानी कि सारणिक। सारणिक हम शुरू करें उसके पहले मैट्रिक्स हम पढ़ के आए हुए हैं, तो क्यों ना हम आव्यूह और सारणिक में अंतर पढ़ लेते हैं। हम क्या पढ़ के आ चुके हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया था यानी कि आव्यूह। अब हम आव्यूह और सारणिक में थोड़ा देख लें डिफरेंस क्या है। तब आगे बढ़ते हैं। हालांकि हम पूरा डिटरमिनेंट पढ़ने के बाद भी ये डिफरेंस पढ़ सकते थे, लेकिन क्योंकि चीजें एक जैसी ही लगती हैं दोनों की, कहीं कहीं पर सिमिलरिटीज हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा अलग करके बताना चाहेंगे। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपके पास मैट्रिक्स की हम बात करें तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप बनाता है या स्क्वायर शेप बनाता है। इसमें इट इज, अच्छा हिंदी में बताना था, सॉरी। यह m/n का आयताकार रचना होती है, जहां m आपका पंक्ति को बताता है और n आपका स्तंभ को बताता है। लेकिन इसकी अगर बात करो तो यह m/m की वर्गाकार रचना होती है। m/m की वर्गाकार रचना होती है, जिसमें जो आपका m है ये भी पंक्ति है और m क्या है? ये वाला m किसको है? स्तंभ है। मतलब पंक्ति और स्तंभ इसमें समान रहेंगे। क्या तरीका है? इसमें पंक्ति और स्तंभ समान रहेंगे। आई बात समझ में क्या बच्चों? इसमें m जो है, ये वाला m पंक्ति है और ये वाला m स्तंभ है, लेकिन खासियत है कि पंक्ति और स्तंभ क्या होंगे? समान होंगे। तो इसका समान ही है, इसमें m और m दोनों समान, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही। इसकी अगर हम बात करें तो इसको इस वाले ब्रैकेट के अंदर दर्शाते हैं। आप लोग अभी तक दर्शाते भी आए हैं, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम इस वाले ब्रैकेट से दर्शाएंगे। क्या समझ पा रहे हो? अगर हम आव्यूह में किसी संख्या का गुणा करते थे तो वो उसके पूरे अवयवों में गुणा हो जाता था। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है के, मैट्रिक्स से लिखा हुआ है A1 B1 C1 D1, ये क्या निकल के आता था? KA1 KB1 KC1 KD1। मतलब जो संख्या थी उसका मल्टीप्लाई हर जगह हो रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। अगर K लिखा है बाहर A1 B1 C1 D1, तो इसका मल्टीप्लाई या तो किसी एक रो में होगा या तो किसी एक कॉलम में होगा। जैसे इसके पास 2 रो है, चाहे इस रो में कर दो चाहे इस रो में कर दो। कॉलम है, चाहे इस कॉलम में करो चाहे इस कॉलम में करो। ये नहीं है कि आपने मल्टीप्लाई के का किया तो वो पूरे जगह हो जा रहा है, पूरे जगह नहीं होगा। या तो किसी रो में होगा या तो किसी कॉलम में। जैसे मैंने पहली रो में अगर कर दिया तो आपका रिजल्ट कुछ ऐसा बन के आ जाएगा। अगर दूसरी रो में कर देते तो रिजल्ट कुछ और बन के आ जाता। देखो जो मैट्रिक्स होता है, अगर ये मैट्रिक्स एक लिखा है मान लो A1 B1 C1 D1, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो कोई डिफिनिट नंबर नहीं होगा, डज नॉट इक्वल निश्चित संख्या। किसी निश्चित संख्या को ये नहीं देगा। लेकिन जो
डिटर्मिनेंट है। अगर आपने लिखा है A1 B1 C1 D1, तो इसका उत्तर कोई निश्चित संख्या होगी, इसका उत्तर कोई निश्चित संख्या होगा। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है? अगर इतनी सी बात समझ में आ रही है तो एक छोटी सी बात और जान लो कि मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रो है वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। नीचे दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए मैंने यहां लिख दिया कि रो की संख्या कॉलम के बराबर भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी। लेकिन सारणिक की बात करो तो जो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम वो दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपने दो या दो से अधिक मैट्रिक्स का जोड़ पढ़ा था, घटाना पढ़ा था, गुणा पढ़ा था, नहीं पढ़े थे? तो दो मैट्रिक्स को जोड़ भी सकते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट घटा भी सकते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। दो सारणिक में आप ऐसा नहीं पढ़ोगे कि दो सारणिक को आप जोड़ोगे या घटाओगे या गुणा करोगे, ऐसी प्रक्रिया यहां पढ़ने को आपको नहीं मिलेगी। मतलब दो या दो से अधिक व्यूहों में जोड़ घटाना गुणा संभव है, दो या दो से अधिक मैट्रिक्स सारणिक में जोड़ घटाना गुणा संभव नहीं है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बीच में। अब हम शुरू करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट की पूरी कहानी। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जो आवश्यक चीजें लिखनी हो तो आप लिख सकते हो बोर्ड से देखकर। तो चलिए शुरू करते हैं सारणिक का खेला। मान लीजिए कि आपके पास कोई क्वेश्चन दे दिया है, ऐसे ध्यान से समझेंगे बच्चों। A1x प्लस B1y इक्वल C1, A2x प्लस B2y इक्वल C2। अब मैं कहूं इसको सॉल्व करो तो xy की वैल्यू क्या आएगी? आप इसको जब सॉल्व किए थे तो आपने क्लास 10th के हिसाब से मैं चल रहा हूं, x अपान B1 C2 माइनस B2 C1, कुछ ऐसा तक नहीं था? बोलो। B1 C2 माइनस B2 C1, y अपान C1 A2 माइनस C2 A1, और फिर क्या होता था? -1 अपान, याद आ रहा है, A1 B2 माइनस A2 B1। बोलो। अगर x का मान यहां से निकालोगे तो क्या आ जाएगा? x का मान निकालोगे तो इस चीज को वहां भेज दो, तो माइनस में B2 C1, अब माइनस का B2 C1 बटे में A1 B2 माइनस का A2 B1 होगा। और y का मान अगर निकालोगे तो इसको वहां भेज दोगे, तो माइनस में C1 A2 माइनस C2 A1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। अगर इस माइनस का मल्टीप्लाई यहां कर दें तो ये वाला प्लस में हो जाएगा, तो B2 C1 माइनस, ये मैंने गलत लिख दिया है शायद, ये B1 C2 है, B2 C1 माइनस B1 C2 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। और यहां अगर माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो C2 A1 माइनस C1 A2 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। ये आपको x और y की वैल्यू आ गई। ये कहां पढ़ते थे? क्लास 10th में, याद आया? अब उसी चीज के इक्वेशन को हम अगर सारणिक के रूप में दर्शाना चाहें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, अवयव के रूप में लिखेंगे, A1 A2 B1 B2, ये x ये y, ये C1 ये C2। ये जो इक्वेशन का पैटर्न है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। आई बात समझ में? और जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहां से, तो हम इसको सॉल्व करने का एक तरीका हमारा होता है कि हम इसको क्या लिखेंगे? मैट्रिक्स A, इसको लिखेंगे मैट्रिक्स कैपिटल X, इसको लिखेंगे मैट्रिक्स कैपिटल C। तो X बराबर क्या हो जाएगा? अगर हम इस A को उधर भेज देंगे तो A इनवर्स इंटू C।
और किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर निकालने की बात आए, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने की बात आए, तो उसके लिए फॉर्मूला हम पढ़ते हैं एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहीं से डिटर्मिनेंट को हमें जानना होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, कि जो ये मैट्रिक्स ए लिखा है तो इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो हम इसी चीज को जब ऐसे लिख देंगे बच्चों, A1 B1 A2 B2, ये कहलाएगा डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकलती है, तो आप इसका मल्टीप्लाई यहां कर दो, A1 B2, इसका इधर कर दो माइनस A2 B1, तो ये आपका आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसा करके। तो कुल मिलाकर के जो ये इक्वेशन होता है, इस इक्वेशन को हम अगर इस पैटर्न में लिखें, आप व्यूह के फॉर्म में लिखें, और उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू यही आएगी। आगे जब आपको इनवर्स पढ़ाया जाएगा तो वहां क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ इतना समझो कि जो यहां पर ये चीज मैट्रिक्स में निकल के आई है, अगर इसको डिटर्मिनेंट के रूप में लिखना चाहे तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब बताओ ये कितने का डिटर्मिनेंट है, थोड़ा मैं अब इसको साफ करूंगा। चलो देखो थोड़ा इधर, ये कितने का डिटर्मिनेंट है, अगर हम कहें तो 2 ऑर्डर का है। मतलब ऐसा डिटर्मिनेंट जिसमें 2 रो 2 कॉलम, या ऐसा जिसमें 3 रो 3 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम। जैसे मान लो 2y2 का तुमको अगर डिटर्मिनेंट बनाना है तो कैसे बनाओगे, A11 A12 A21 A22। अगर आपको 3y3 का बनाना है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32, नहीं समझ पा रहे हैं? अगर हम पूछें कि दूसरी रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, तो देखो जो चीज ऐसे चल रही है, ऐसे, इसको बोलते हैं रो, और जो चीज ऐसे चल रही है इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। कॉलम को हम लोग कहां से लिख देते हैं, सी से, और रो को हम लोग कहां से लिख देते हैं, आर से। तो ये कौन सी रो बन गई, पहली रो। ये कौन सी रो बन गई, दूसरी रो। ये कौन सी रो बन गई, तीसरी। समझ में आया कि नहीं है? ये कौन सी कॉलम, पहली। ये कौन सी कॉलम, दूसरी। ये कौन सी कॉलम, तीसरी। अगर मैंने कोई एलिमेंट इस प्रकार से लिख दिया A41, इसका मतलब क्या है, ये कहां का एलिमेंट है, चौथी रो दूसरा पहला कॉलम, इसका एड्रेस है। जो यहां लिखा है वो चीज इसका क्या है, एड्रेस है, पता है। जैसे मैंने पूछा आप कहां से आते हो, आपने बता दिया चंद्रपुर से। चंद्रपुर आपका क्या हो गया, एड्रेस। मैंने कहा आप कहां से आते हो, आपने कह दिया सोहागी से। सोहागी क्या हो गया आपका, एड्रेस। तो अगर मैंने कह दिया कि कोई भी एलिमेंट ऐसे है, AIJ, क्या लिखा है, तो बताइए ये कहां का है, आई रो का है और J कॉलम का है। ये बात क्लियर हो गई क्या? चलिए अच्छा, अब जरा इनको सॉल्व करने का तरीका देख लो थोड़ा सा, कि अगर 2y2 का है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे, A11 A22, और जब इसका इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं, ये वाला डायगोनल है, लेकिन ये मेन डायगोनल नहीं है आपका। मेन डायगोनल कौन सा है आपका, ये वाला है। तो पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना, माइनस उसके बाद वाले डायगोनल को मल्टीप्लाई। बाद वाले जब करना ध्यान देना, माइनस लगाना पड़ेगा। आया समझ में? अगर मान लीजिए कि आपके पास 3y3 का था, A11 A12 A21 ये क्या लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया यहां, A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये मैंने एक ऐसा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बनाया। तो इसकी वैल्यू जब निकालने जाओगे, ध्यान से देखना है यहां पर। अब पहले आप इसमें किसी एक के रिस्पेक्ट खोलोगे, तो आपने ये मान लो इसका नाम क्या है, R1।
हम R1 के रिस्पेक्ट इसको खोल रहे हैं, तो R1 के रिस्पेक्ट खोलेंगे तो पहला एलिमेंट ले लो A11, डिटर्मिनेंट ऑफ इससे जुड़ी हुई रो और इससे जुड़ी हुई कॉलम को हटा दो और जो बचा उसको लिख लो। तो क्या बचा? A22, A23, A32, A33। फिर लगाओगे माइनस का चिन्ह। क्या लगाओगे? अगले वाले को लिखोगे A12, फिर लगाओगे डिटर्मिनेंट, इसको गायब करो, इसको, उससे जुड़े हुए कॉलम, उससे जुड़े हुए रो को हटाना है। तो क्या बचेगा? A21, A23, A31, A33 प्लस A13 में चले जाओ, लास्ट वाले में, इससे जुड़ी हुई रो और कॉलम को हटा दो। तो A21, A22, A31, A32। बताओ बनेगा नहीं बनेगा? अब 2x2 को हल करना आपको बताया जा चुका है। तो अब इसका हल क्या बन जाएगा? A11 इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, A22 माइनस A33, नहीं मल्टीप्लाई, फिर माइनस A32 माइनस A23 बना एक ठो। अच्छा सॉरी इनटू माइनस A12 इसका मल्टीप्लाई यहां कर दो, A21 A33, फिर माइनस करके A31 A23। ये ध्यान देना, ये एक बार प्लस में आया, फिर ये माइनस में आया, फिर अगला वाला प्लस में आया। तो प्लस A13, A21, A32 माइनस A31 A2। बना कि नहीं बना बच्चों? अगर ये चीज तुमको देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन सवाल जब आ जाएगा तो यह आसान लगेगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सवाल ये आया 1 2 3 4, करा इसका मान बताओ। अरे भैया इसका मान बताना, इसका मल्टीप्लाई करो ना, 1 गुणे 4 माइनस 3 गुणे 2 हुआ 4, एकदम 4 माइनस 6 हुआ, उत्तर कितना आ गया? माइनस। कितनी जल्दी आया? अगर मान लीजिए एक सवाल आपके सामने ये लिखा है a बराबर 1 2 3 3 1 माइनस 2 माइनस 1 2 0, ये आ गया। कह रहे इसका मान बताओ। इसका मान कैसे आएगा? इसी के रिस्पेक्ट खोलना है। तो 1 ले लो, ये गायब, 1 2 माइनस 2 0, फिर माइनस 2 ले लो, ये गायब, 3 माइनस 1 माइनस 2 0, फिर प्लस 3 ले लीजिए, ये गायब, 3 1 माइनस 1 2। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? अब बताओ इसका सॉल्यूशन यहां लिखा देता हूं। तो 1 इंटू ये 0, अब माइनस का होता है, तो 2 माइनस 2 तो माइनस 4 होगा, लेकिन माइनस लगाना भी पड़ेगा। क्या हो जाएगा? प्लस 4। क्या हो जाएगा? ये 0 हो गया, ये माइनस माइनस का गुणा तो प्लस हो गया, लेकिन एक माइनस अलग से आएगा तो माइनस आ जाएगा। अब 3 ठो माइनस हो गए, समझना पड़ेगा यहां पर। तो 2 1 कम 2 माइनस का हो गया, फिर प्लस 3, ये 3 दूनी 6, ये देखो एक ठो माइनस है, एक ठो माइनस अलग से भी आएगा, तो 2 माइनस मिल गए, प्लस हो गया, 1 1 कम 1। अब बताओ यहां क्या बचा? 4 प्लस 4, 6 1 7 त्रिक्का 21, 21 8 29, ये आंसर हो गया। तो सवाल लगाना कठिन नहीं होगा। अभी तो ये हम आपको सिंपल चीजें बता रहे हैं, आगे जब बढ़ोगे तो हम सारणिक की प्रॉपर्टी आपको बताएंगे, और उन प्रॉपर्टी को देखोगे तो बहुत से सवाल प्रॉपर्टी से इजीली सॉल्व हो जाते हैं। फिर आप इस मेथड से अगर करना चाहोगे तो हो भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये पहली क्लास है, आप परिचित हो रहे हैं सारणिक की चीजों से, इसलिए आसान चीजें आपको भी मिल रही हैं। आगे जैसे ही क्लास बढ़ेगी तो आपको सारणिक की बड़ी बड़ी चीजें देखने को आएंगी। ठीक है? जो आवश्यक चीजें हो, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर लो। बन गया है? बन गया है तो आइए कुछ सवाल हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। कुछ हम 4-6 सवाल देख लेते हैं जल्दी जल्दी।
चलिए नोट करिए कुछ सवाल। ये कुछ सवाल हमने लिखा है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5, 6 और 7। ये कुछ सवाल मैंने रैंडम उठा लिए हैं, एनसीईआरटी से है। इतने सवाल पढ़ लोगे तो आपका पहली एक्सरसाइज जो 4.1 है खत्म हो जाएगी। नहीं हो पाएगी तो फिर आप उसके सवाल को अलग से हमसे पूछ सकते हैं। देखो बहुत सिंपल है ये, इसको सॉल्व कर दे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप लोग अच्छे से करिएगा। अगर चाहते हो कि अच्छे से करना है तो एक बार सीख लो। जैसे क्वेश्चन दिया है तो आप सबसे पहले लिखोगे माना डेल्टा बराबर जो आपके पास दिया है सारणी, कास थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कास थीटा। इसके बाद इसका गुणा इधर करोगे, कास थीटा इंटू कास थीटा। इसका इधर करोगे तो माइनस लगाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा साइन थीटा। ये हो गया कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। पहले वाले का जवाब क्या मिल गया आपको, 1। दूसरे वाले को लिखोगे तो क्या करोगे, दूसरे वाले को समझो। आप लिखोगे माना डेल्टा बराबर 2 4 माइनस 5 माइनस 1। इसका गुणा इधर करेंगे -2, इसका इधर करेंगे +20, घटा दो, उत्तर कितना आ गया 18। 2 सवाल मिले कि नहीं मिले आपको। तीसरे सवाल को करना है अगर तो तीसरा सवाल यहां आगे कर दो, कोई समस्या तो नहीं है। फिर से लिख लीजिएगा माना, अब यहां क्या लिखूं, इनको तो कर ही लिए हो, इन्हीं को मिटा के बता रहा हूं, इन्हीं को मिटा के बता रहा हूं। तीसरे को देखो तो माना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये सवाल था। यहां था x माइनस 1, ये था x प्लस 1 और ये था x प्लस 1। ये डेल्टा बराबर लिखना था। परीक्षा में अगर आएगा तो ऐसे करना है। इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इसका इधर करोगे माइनस का चिन्ह लगा करके, a प्लस बी ए माइनस बी से बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स का कर दीजिए सब में, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक का करिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, आपको मिला एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसका आंसर आ गया। कितने आसान सवाल लग रहे हैं आपके। इसको देखोगे सीधे इसका मल्टीप्लाई यहां, इसका मल्टीप्लाई यहां, माइनस लगा कर लोगे। इसको देखिएगा, प्रूव दैट इसकी वैल्यू 1 लाना है तो इसमें आप ले लोगे कि लेट डेल्टा इक्वल जो लिखा था एक्स एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स। इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे एक्स स्क्वायर, अब माइनस करके इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों कट गए, उत्तर क्या आ गया 1। यही तो लाना था आपको। इस सवाल को देखो जरा, इस सवाल को देखो जरा, ये सीधे दिया है दिस इक्वल दिस। जब ये इक्वल ये दिया है तो पहले इसको सॉल्व करो, 3 एकम 3, अब माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करो 3 एकम 3, 4 दूनी 8 माइनस का। अब ये 3 माइनस, ये देखो ध्यान से, ये 3 दोनों साइड से कट गया तो क्या मिला, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 8, एक्स स्क्वायर इक्वल 8, एक्स इक्वल प्लस माइनस 2√2। आएगा कि नहीं आएगा। इस सवाल को देखो 3/3 का है। 3/3 का भी मैंने कैसे सॉल्व करते हैं करके दिखाया कि नहीं दिखाया है। एक बार इसको लेंगे तो क्या गायब, ये गायब, ये गायब, 3 0 1 0 -2। यहां लेंगे तो माइनस लगाएंगे ना, ये गायब, ये गायब, -1 4 0 0। इसको लेंगे तो +4, ये गायब, ये गायब, -1 3 4 1। अब देखो आगे चल करके सीखोगे, अभी यहां मैं कर रहा हूं। इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे तो 0 -0, बाहर 1 लिखा है, -2। इसका यहां करोगे 0 -0 +4। इसका यहां करोगे -1 -12। तो 0 में गुणा करेंगे 0, 0 में गुणा करेंगे 0, 12 1 13, 13 चौको 52, उत्तर आया -52 बनेगा। अब मैं यहां किया, लेकिन कुछ लोगों को आपको पता चलेगा आगे चल के किसी भी सारणिक में अगर एक ठो रो या एक ठो कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाए, उसका उत्तर 0 होता है डायरेक्ट। जब प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे तब ये सवाल इतना बड़ा नहीं जाएगा।
प्रॉपर्टी जब पढ़ लोगे तो सवाल इतना बड़ा नहीं लगाओगे, फिर वो और छोटा सा लग जाएगा, क्योंकि सवाल में प्रॉपर्टी लगेगी। आई बात समझ में? तो चलिए, हो सकेगा तो कल हम आपको प्रॉपर्टी ही सिखाएंगे, उसके बाद माइनर एंड कोफैक्टर बताएंगे, ठीक है ना? तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, और जो भी 4.1 के क्वेश्चन और एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी के, आप लगाइएगा, नहीं बनेंगे आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है? बोलो ठीक है? थोड़ा सा ताकत लगा के बोलोगे तो मजा हमको भी आएगा और आपको भी आएगा। आई बात समझो बच्चों?